जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आने वाली है, इसकी तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं आपका अगला प्रैक्टिस सेट। और ये है प्रैक्टिस सेट 5वां। इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे तो भाई जीके जीएस देखते हैं, साइंस देखते हैं। इसके अलावा और भी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जो आपके बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं, सारे इसमें मेंशन रहेगा, है ना। हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलता है, ये आप सभी को अब तक तो पता लग ही चुका होगा। और ये क्लास कोशिश था कि शाम के 7 बजे ही अपलोड किया जाए, लेकिन 7 बजे हर बार लेट हो जा रहा था। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं, जब 8-9 के आसपास क्लास आता ही है तो इसको 9 PM ही कर देते हैं, है ना। तो ऐसे भी 9 बजे के बाद ही अपलोड होता है। तो कोशिश किए कि भाई चलो 9 बजे जब हर टाइम आ रहा है, हर दिन 9 बजे ही आ रहा है, तो 9 बजे ही इसको कर देते हैं। तो आप सभी लोग भी 9 बजे अपडेट रहिएगा, ठीक है ना। मतलब 9 बजे चैनल से जुड़ जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से सेट की, और कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेट लगाना शुरू कीजिए। आज की जो सेट है इसमें है टोटली 30 प्रश्न। 30 में से आपका कितना सही होता है, ईमानदारी से सेट लगाइएगा और लास्ट में जो है जवाब बताइएगा कि सर इतना में से इतना मेरा सही हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। जो हमारा आंत है शरीर का, उसमें मौजूद होता है, वो कौन सा जीवाणु है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, उसका नाम है एसेरिसिया कोलाई। क्या नाम है? एसेरिसिया कोलाई। ये हमारी आंत में पाया जाता है, जो मानव का आंत होता है उसमें पाया जाता है। अच्छा सर, इसका काम क्या है? जब ये आंत में पाया जाता है तो करता क्या है? तो ये बहुत बड़ी मात्रा में विटामिन बी और के का निर्माण करता है हमारे शरीर में। विटामिन बी एंड के का निर्माण करता है हमारे शरीर में, ठीक है ना। इसको उत्पन्न करना इसका काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होने वाला रोग इनमें से कौन सा है? तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसका नाम है जापानी एनसेफलाइटिस। जापानी एनसेफलाइटिस। बाकी पित्त ज्वर, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ये सब टाइगर मच्छरों के द्वारा होता है। जापानी एनसेफलाइटिस जो है यह टाइगर मच्छरों के द्वारा ना होकर के इसका नाम है आर्बोवायरस क्यूलेक्स मच्छर। लिख लीजिए किसके द्वारा होता है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आर्बोवायरस, आर्बोवायरस है ना, आर्बोवायरस क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो इस मच्छर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। बताइए मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है भाई? सेरिबेलम, सेरिब्रम, पोन्स या थैलेमस। तो सेरेब्रम हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप सभी को पता होगा सेरेब्रम जो है यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। अच्छा इसको किस चीज़ का केंद्र माना जाता है? तो सोचने समझने का केंद्र या फिर बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता है। लिख लीजिए, याद रहेगा, आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। सोचने समझने या फिर ये कहें कि हम बुद्धिमत्ता का केंद्र। किसी भी चीज़ के ऊपर अमल करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो वो हमारे शरीर का कौन सा भाग उसमें कार्य करता है? सेरेब्रम कार्य करता है। समझ गए ना। यदि सेरेब्रम काम करना बंद कर दे या ये प्रभावित हो जाए तो आदमी है ना थोड़ा सा मेंटल हो जाता है, मतलब उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। तो वो सेरेब्रम के ही वजह से होता है ना। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखना ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो क्या कहलाता है। अच्छा मतलब किसी जीव के अंदर या किसी जंतु के अंदर हम बाहर से जीन यदि हम प्रवेश कराएं उसमें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वही ये कह रहे हैं। तो भाई उसे हम ट्रांसजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, नाम याद रखिएगा ट्रांसजेनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सा वो पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है भाई, बताइए। तो सी होगा करेक्ट आंसर, एमू पक्षी। ये उड़ नहीं सकता है। मोर उड़ता है, बत्तख उड़ता है, स्टॉर्क ये सब उड़ता है, एमू पक्षी नहीं उड़ता है। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जो पक्षी का हड्डी होता है ना वो खोखला होता है और उसमें हवा भरा होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पक्षी का जो हड्डी होता है ना वो खोखला होता है, वायु भरी होती है उसमें, इसलिए वो हल्की होने की वजह से उड़ पाती है। एमू पक्षी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए यह उड़ नहीं सकता है। अच्छा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए पक्षियों वाला महाद्वीप किसको कहते हैं, लिखिए पक्षियों का महाद्वीप। महाद्वीप किसको कहते हैं? किस महाद्वीप को पक्षियों का द्वीप कहा जाता है?
तो भाई साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, याद रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं। केंद्रक का विभाजन कब होता है भाई, जब कोशिका विभाजन वगैरह होने लगता है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस की अवस्था में जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो कैरियोकाइनेसिस की अवस्था में जाते जाते केंद्रक यानी न्यूक्लियस का भी विभाजन हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त अल्पता एक है, रक्त अल्पता क्या है, आनुवांशिक रोग है, अल्पता रोग है, संक्रामक रोग है या कोई रोग नहीं है। तो रक्त अल्पता का कहने का मतलब ब्लड की कमी शरीर में हो जाना है ना, उसी को रक्त अल्पता माने रक्त की कमी, तो अल्पता रोग बोलेंगे सिंपली, इसको क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक दो फैक्ट आप याद रखिएगा कि जो ब्लड की कमी हमारे शरीर में होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए विटामिन B12 नाम आप सभी लोग सुने होंगे, विटामिन B12 की कमी से हमारे शरीर में जो है रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है, ठीक है, विटामिन B12 के कारण। अच्छा विटामिन B12 में कौन सा तत्व मौजूद होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो भाई उसका नाम है कोबाल्ट, संकेत क्या होता है CO होता है, ठीक है। कौन सा तत्व मौजूद होता है, कहेंगे सर कोबाल्ट मौजूद होता है, याद रहेगा ना। अच्छा आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है, तो उसको भाई बोलते हैं एनीमिया, क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है, क्वाशियोरकर रोग कहते हैं, ज़्यादातर बच्चों में ये होता है क्वाशियोरकर रोग। अच्छा प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है, कौन सा, तो भाई मरासमस रोग। दोनों रोग का नाम जो है ना आपको याद रखना है, मरासमस रोग, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर भी होता है और मरासमस भी होता है। चलिए है ना, शरीर पूरा सूख के पतला हो जाता है बच्चे का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं भाई, कहता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को किस नाम से जाना जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को, तो उसको ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को ब्रोंकाइटिस के नाम से जाना जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, बताइए, स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन या एस्बेस्टोसिस। वायु प्रदूषण से संबंधित इनमें कौन सा शब्द नहीं है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन। बाकी सब जो ना ये वायु प्रदूषण के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन यूट्रोफिकेशन नहीं। सर यूट्रोफिकेशन क्या है, जैसे झील वगैरह हो गया, जलाशय वगैरह जिसमें बड़ी मात्रा में पानी जो जमा होता है ना, तो उस पानी में यदि नाइट्रोजन या कहें कि हम फॉस्फोरस या पोटेशियम वगैरह की कमी हो जाए और इसकी मतलब अधिकता हो जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए और ये सब तत्व जो है ये बढ़ जाए पानी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, वह एक प्रकार का जल प्रदूषण उसको बोल सकते हैं, वायु प्रदूषण तो नहीं कह सकते ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही है, यूट्रोफिकेशन एक जल प्रदूषण है, ना कि वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा ये मैथ का सवाल है, देखिएगा, कहता है किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या के इतना परसेंट का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किसी संख्या में कितना घटा रहे हैं, 106 घटा रहे हैं, तो किसी संख्या को हम x मान लेते हैं, x में से हमको क्या घटाना है, कहेंगे सर 106 घटाना है। और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो कहता है मूल संख्या के 47% के बराबर है। तो मूल संख्या माने मेन संख्या हम क्या माने हैं, x ही तो माने हैं, x का 47% कितना हो जाएगा, कहेंगे सर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसके बराबर है, तो बराबर हम कर दिए, यही करना है, सिंपल है ये, बस इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब x को एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पर x है, इसको इधर ही रहने देते हैं और इस वाले x को गुना करके इधर ले आइए, माइनस में आएगा 47x और बटे का हो जाएगा नीचे 100, उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, ये माइनस में 106 है, उधर प्लस में 106, तो प्लस नहीं लिखना है, बस 106 हो जाएगा। अब सिंपल मेरा ये बन गया। अब इसको बस आप क्या करिए, सोल्यूशन कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 बनेगा सर, ऊपर हो जाएगा 100x होगा, 100x और माइनस का ये 47x रहेगा, 47x ये रहेगा और बराबर 106 हो जाएगा। अब 100x में 47 जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 53x बटे 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 53x बटे का 100
और बराबर 106 लिख सकते हैं, कहिएगा सर लिख सकते हैं। ऊपर ऊपर इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो 100 और 2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया 200। ये मेरा मेन संख्या है, लेकिन सवाल मेन संख्या नहीं कह रहे हैं, कहता है अब उस संख्या के 11.5% का मान बताइए भाई। तो इसमें क्या करना है, 200 का 11.5% निकाल देना है, बस इसी प्रकार से तो करना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया पूरा दोनों, है ना। अब ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, कितना होगा, 5 दूना 10 का 0, बाकी सर 1 हो गया, 11 दूना 22, 1 23। अब एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आंसर आपका कौन सा निकल गया, सिर्फ 23। किस ऑप्शन में है, कहेंगे सर ऑप्शन डी में दे रखा है 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बस मैथ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये आपको समझाने की वजह से टाइम लग रहा है। आप एग्जाम में बनाइएगा तो फटाफट बनाइएगा। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है भाई, बताइए। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, गुजरात में स्थित है, याद रखना है, ठीक है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रयागप्रस्थी जो है यह किस भाषा में संकलित किया गया है, बताइए। प्रयागप्रस्थी डैश में संकलित की गई थी, किस भाषा में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, संस्कृत में। प्रयागप्रस्थी संस्कृत में संकलित की गई थी, सी बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहेंगे सर जी राजस्थान में स्थित है। अच्छा, दिलवाड़ा से याद आ रहा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर काफ़ी फेमस है, किसने बनवाया था वो, यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अच्छा दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किसके लिए फेमस है, तो जैनियों के लिए, है ना, जैन मंदिर है ये, जैन मंदिर। अब इसको बनवाया किसने था, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो विमल शाह और एक और व्यक्ति थे, कौन, तो उसका नाम था तेजपाल। क्या नाम था भाई, तेजपाल। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है, तो बिल्कुल सही है, चाहे चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल हो या उम्मीदवार हो, उसके द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों को हम लोग क्या बोलते हैं, आचार संहिता बोलते हैं। बोलता है ना भाई कि चुनाव के समय आचार संहिता लागू हो गया है, कोई भी प्रचार प्रसार वगैरह नहीं हो सकता। आचार संहिता में कई सारे नियम होते हैं, वो चाहे राजनीतिक कोई दल हो या फिर कोई उम्मीदवार हो, सबके द्वारा इसका पालन करना होता है। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उस संकलन को हम लोग क्या बोलेंगे, आचार संहिता बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। 712 ईस्वी में भारत पर अरब आक्रमण होता है, उसका नेतृत्व कौन करता है, तो भाई उसका नाम था, क्या कहेंगे सर, मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था नेतृत्व उसका, मोहम्मद बिन कासिम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने, या 712 ईस्वी में भारत पर अरब आक्रमण किसने करवाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। मतलब नेतृत्व इन्होंने ही किया, तो मूल नाम यही हो जाएगा, है ना, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति का प्रभुत्व था, मैंने बोलबाला था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब के आसपास के एरिया में किसका जो है ना, किस जनजाति का प्रभुत्व था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खोखर जनजाति। ठीक है, खोखर जनजाति। अब यही खोखर जनजाति अभी वर्तमान में ना पंजाब और उसके जो आसपास का एरिया है, तो वहाँ पर रहने वाले जो हिंदू हैं या सिख हैं, वो पहले खोखर जनजाति से संबंधित था, वही मतलब खोखर जनजाति था। अब वो हिंदू या फिर सिख हो गए हैं, और जो पाकिस्तान के आसपास वाला एरिया है वो मुस्लिम हो गए हैं वर्तमान में, है ना। पहले यही खोखर जनजाति कहलाती थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे, वर्धमान महावीर थे। इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा में पूर्व में कहाँ हुआ था, ईसा पूर्व होगा, यहाँ में नहीं होगा, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना क्वेश्चन से ही रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछेगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, खूब पूछा जाता है, याद रखिएगा। वर्धमान महावीर कौन से क्रम के थे, 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। इनका जन्म कब होता है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। यहाँ पर सवाल पूछा गया कहाँ हुआ था, तो भाई बिहार में हुआ था, याद रखना है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी सही है।
अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए क्या मस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये कहाँ स्थित है, तो भाई ये स्थित है दिल्ली में। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, तो गुलाम वंश के शासक कौन थे भाई, लिख लीजिए, गुलाम वंश के प्रथम शासक, फर्स्ट शासक, प्रथम शासक कौन था, तो अच्छे से आप सभी को पता होगा ऐबक, है ना। इसका पूरा नाम क्या था, कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब, इस सब का नाम बहुत अल्टर सा होता था ना, कुतुब उद्दीन और तब जाके ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये गुलाम वंश के पहले शासक थे, इन्होंने ही दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो याद रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे, सवाल थोड़ा सा बड़ा है ना, मतलब लेंथ इसका लंबाई बड़ा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडारों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्या बात है, बताइएगा, विश्व विरासत स्थल में भी नाम इनका दर्ज है, बताइएगा वो कौन सा शहर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रहेगा हम्पी। ठीक है, हम्पी, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल नाम क्या था भाई, महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे, बताइए। महेश दास, अच्छे से आप सभी को पता होगा, कहेंगे सर उसका नाम था बीरबल, है ना जी, यानी बीरबल का एक और नाम था क्या, महेश दास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था, मतलब महान स्नानागार से पानी रिस करके बाहर ना निकले, है ना, उसके लिए उसमें किस चीज़ की कोटिंग की हुई थी, कौन सा परत चढ़ाया हुआ था, तो याद रखिएगा बिटुमेन की परत चढ़ाई हुई थी। कौन सी परत, बिटुमेन, ऑप्शन होगा आपका ए करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है, भीमा देवी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा में पड़ता है पिंजौर, पिंजौर हरियाणा, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर। और ये एक प्रकार का किस धर्म का मंदिर है भाई, तो हिंदू धर्म का मंदिर है, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, हरियाणा पिंजौर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कहता है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, डैश में स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था, तो भाई पहले तो यही बताइए कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक नाम क्या था इसका, तो सर नाम था इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कब स्थापित होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1911 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, 1911 में, डी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था, मैंने 800 प्लस, बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर सटीक वाला हो जाएगा केरल। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जो जनसंख्या घनत्व था, जब इसके आंकड़े पे आप नज़र डालिएगा तो आपको मिलेगा कि 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, तो यही आंकड़ा था। तो 800 से कह रहा है 800 से अधिक, यानी कि 800 से जस्ट अधिक कौन था, इस प्रकार से पूछ रही है, तो केरल था भाई, है ना, 859 था, बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी कि CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहेंगे सर 1986 में किया था। अच्छा, ये राजीव गांधी के नेतृत्व में किया गया था, उस समय कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, किसका सरकार, कहेंगे सर कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, 1986 के आसपास की बात है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CRSP की शुरुआत 1986, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। ठीक है, याद रहेगा ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, अच्छा ये मैथ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या पकड़ने के लिए कह रहा है, दिमाग लगाइए। अभाज्य माने वो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी से विभाजित ना हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो 213, ये तो 3 से कट रहा है ना, 3 से 3 सत 21, 3 से कट जाएगा, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 सत 21 और 3 एकम 3, सर 71 बार में कट गया 3 से, ये तो इसका मल्टीप्लाई है, 3 गुना 71, 173, 173, 3 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। अच्छा अगला देख लेते हैं, 143, ये देखिए 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 तिया 33 है ना, 11 गुना कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 गुना 13 करिए बन जाएगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, सर ये वाला कट जाएगा। और यहाँ पर है कितना, 123, 123, 3 से नहीं कटेगा, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, 41 बार में ये कट गया। तो ये सब एक दूसरे का मल्टीप्लाई है, यानी कि सब विभाजित हो रहा है। अभाज्य कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर यही वाला ऑप्शन बच गया 173, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा ये भी मैथ वाला ही है, कह रहा है 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इसमें ना ये बस आप एक एक्स मान लीजिए बन जाएगा, जो कह रहा है वो करते जाइए। 4/5 है, सबसे पहले 4/5 लिख दीजिए, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ना, बनाते बनाते नीचे जगह छोटा पड़ जाता है। 4/5 लिख दिए, कहता है कितना जोड़ने पर, तो भाई हम x जोड़ेंगे, x कोई चर संख्या ले लेना है, जोड़ देना है। कहता है जो प्राप्त परिणाम है यानी जोड़ने पर 5/4 के बराबर, किसके बराबर हो जा रहा है, 5/4 हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, ठीक है। अब बस इसको आप कैलकुलेशन करते जाइए, बन जाएगा। हमको x का वैल्यू चाहिए ना भाई, तो x को इधर रखिए, उधर 5/4 आ जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 4/5 हो जाएगा। बस एलसीएम लीजिए, यहाँ पर कितना होगा 20, 4 पंचे 20, 5 गुना 5 करेंगे 25 माइनस 5 चौका 20, 4 चौका हो जाएगा सर 16, 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। हाँ तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 9/20 निकल जाएगा। तो यही तो कह रहा था कि बताइए वो संख्या कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर 9/20 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 9/20, देखिए यही होगा आपका आंसर। ठीक है ना, सिंपल था, बस जो कहते जा रहा है वो करते जाइए, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है माइकल फेल्प्स का संबंध जो है किस खेल से है। माइकल फेल्प्स, देखिए इसका तैराकी से संबंधित व्यक्ति है ये माइकल फेल्प्स, ठीक है। इसको एक और उपनाम से जाना जाता है, एक और इसका उपनाम है क्या, गोल्डन शार्क इसको कहा जाता है, गोल्डन शार्क। गोल्डन शार्क किसे कहा जाता है, माइकल फेल्प्स को। ये तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, तो अब हो गया आप सभी का टोटली 30 क्वेश्चन। 30 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। पिछला क्लास नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, वहाँ पर सारा क्लास मिल जाएगा। और PDF अगर चाहते हैं तो प्रॉपर PDF मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।